नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। सुदर्शन न्यूज पर शुरुआत करते हैं आज की इस मेगा डिबेट की। जो चर्चा का विषय है वो जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान है और भारत है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आपको बताऊं 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवानों ने बलिदान दे दिया था। इस हमले को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया था। इस आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने सीमा पार की और पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश ए मोहम्मद और आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए। इसमें काफी संख्या में आतंकी मारे भी गए। पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमानों से जवाबी हमला किया, हवाई हमला किया, लेकिन भारतीय वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब वहां पर दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को भी मार गिराया था। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया था। पाकिस्तान ने पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई छिपाने में वो विफल रहा। दुनिया को इसकी खबर हो गई थी कि भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए हैं और पुलवामा हमले का करारा जवाब दिया है, बदला ले लिया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान ना दुनिया को बता रहा था और ना ही छिपा पा रहा था। अब पाकिस्तान में तैनात रहे भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने अपनी किताब में कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। कैसे भारत के अभिनंदन वापस लाने के प्रयास से पाकिस्तान कांप उठा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी जैसे हालात थे। अजय बिसारिया ने इस किताब के जरिए पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स, गेस्ट भी जुड़ेंगे, मगर उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। पाकिस्तान में तैनात रहे भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने अपनी नई किताब में खुलासा किया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में हमले को अंजाम देने के लिए अल-कायदा की साजिश की खबर दी थी, जो सच निकली। अजय बिसारिया ने अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में कई खुलासे किए हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद भारत में माहौल गर्म था। भारत ने इसके जवाब में 26 फरवरी 2019 की रात को एयर स्ट्राइक की। सुबह पाकिस्तान के जेट भारत की तरफ आए। भारत ने उन्हें मार भगाया और एक लड़ाकू विमान गिराया भी। इसी दौरान भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तानी सीमा में चले गए। उनकी रिहाई को लेकर भारत ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात के लिए गिड़गिड़ाते रहे। यह सारे खुलासे बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे अजय बिसारिया ने अपनी आगामी किताब में किए हैं। Well, I was at that point in India. Right after the Pulwama attack, I came to India, so I was part of the team in India which was monitoring the situation and dealing with it. So the message I think that was going to Pakistan at that point was very clear, that India was going to escalate the situation in case the pilot was not returned. So pilot was returned eventually. So were you expecting that they are going? What was your assessment at that time? Because a lot of things must be going over back and fro. उन्होंने किताब में दावा किया है कि भारत से बात नहीं बनने पर इमरान खान ने चीन से मदद मांगी थी, जिसके बाद जिनपिंग ने उन्हें अमेरिका के पास जाने और अफगानिस्तान से बातचीत करने का सुझाव दिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक ने लिखा है कि 27 फरवरी 2019 की रात को पाकिस्तान को विश्वसनीय खुफिया जानकारी के साथ भारत की ओर से हमले की आशंका थी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है।
इससे ठीक एक दिन पहले यानी 26 फरवरी को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की ओर से हवाई हमले किए गए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक पुलवामा हमले का जवाब था। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले किए गए थे, जिसमें अर्धसैनिक बलों के 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। Absolutely. So, you know, after Pulwama, India had taken action in Balakot, and that was followed by Pakistan's operation, which it called Swift Retort in India, and as a result of which an Indian pilot, Abhinandan, Vartaman Abhinandan, was captured. He fell in Pakistan and he was captured. So what I've tried to do is present an account of the coercive diplomacy that took place after that to get the pilot back. And there was a very credible threat of force of the use of 9 missiles, and I've given an account of how that played out in Pakistan, that Pakistan had this credible threat which was amplified to... आपको बता दें, बिसारिया ने वर्ष 2017 से अगस्त 2019 तक पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया, जब उन्हें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के जवाब में पाकिस्तान सरकार द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तब इस किताब के सामने आने से, इसके प्रकाशन से कई ऐसे बड़े खुलासे हो गए हैं कि तहलका ही मच गया है पाकिस्तान में, और लोग जानना चाहते हैं और क्या क्या बातें इस किताब में लिखी गई हैं। और ऐसे कई खुलासे हैं, लेकिन फिर से यादें ताज़ा हो गई किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारतीय वायुसेना ने और भारतीय सेना हर बार देते आए हैं। लेकिन वही खुलासे हुए हैं किस तरीके से मिसाइलें लगा दी गई थी, पैर कांप रहे थे, माथे पे पसीना था। मैं चाहूंगा हमारे मेहमान वापस आपके टीवी स्क्रीन पर चाहूंगा वो आ जाएं, जिससे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा बीएस निगम साहब का, पूर्व राजनयिक, वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मेजर जनरल अभय कार्की साहब, रक्षा विशेषज्ञ, ऐसे मामलों में पहले भी मेरे साथ वो जुड़ चुके हैं, मिसाइल का जिक्र भी हम कर चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देबनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रक्षा विशेषज्ञ, आप भी हमारे साथ हैं। एयरफोर्स के बारे में आप बताएंगे बेहतर। और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब, रक्षा विशेषज्ञ और एयरफोर्स की ज्यादा बेहतर जानकारी रखते हैं आप दोनों। शुरुआत, क्योंकि मामला एयरफोर्स का था और मामला एयरफोर्स का है और पूरी सेना का है, शुरुआत एयरफोर्स से कर लेते हैं। यूके देबनाथ जी, पहला प्रश्न मैं आपसे भी लूं और कैप्टन पांडे आपसे भी लूं, जब तक देबनाथ जी का यहां पर सिग्नल ठीक हो जाता है। डीके पांडे साहब, मैं आपसे ये लेता हूं कि जो बयान आया था उनकी संसद में कि भाई माथे पर पसीना था, पैर कांप रहे थे, आके ये दरख्वास्त की गई कि भाई खुदा का वास्ता इसको छोड़ दो, नहीं तो अगले दिन रात में ही शायद जो भारत है हमला कर देगा, मिसाइलें तैयार हैं, ऐसा रिएक्शन। और अब ये किताब आ गई तो मोहर लग गई। क्या हालत हो गई थी पाकिस्तान की उस दिन? अगर कुछ ना एक्शन अगर वो लेते, ना छोड़ते अभिनंदन को, पाकिस्तान नक्शे से साफ हो जाता, आधे का आधा या पूरे का पूरा। क्या कहेंगे पांडे जी? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। और पाकिस्तान की जो नीति रही है कि वो कुछ भी कर जाएगा और कुछ प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हमारी युगों से ये नीति रही है कि ठीक है, हम सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, हम सख्त कदम लेंगे, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और कड़े भर्त्सना करते हैं। बस जैसे शब्दों के द्वारा इन बातों को हल्का किया जाता था और आम जो भारतीय नागरिक है उनको एक झुंझुना पकड़ा जाता था। लेकिन बाद में जब से एनडीए गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया और मुंह तोड़ जवाबी की नीति की। अगर ध्यान रहे, उस समय जो बॉर्डर पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी, उसमें भी खुली छूट दी गई सेना को कि आप उपयुक्त प्रत्युत्तर दीजिए। तो महत्वपूर्ण बात यह थी कि किस प्रकार से हमने अपनी नीति का प्रदर्शन किया, कहने पर नहीं, हमने करने पर विश्वास किया। और जिस प्रकार से आपने बताया भी और क्लिप आपने दिखाई, जो कि बहुत ही चिर परिचित क्लिप है, मेरे ख्याल से सबने क्लिप देखी होगी और वो सब चीजें 2019 की तब ताजा हो जा रही, किस प्रकार से
जो हमारी सेनाएं जो है गई और यहाँ पर एयरफोर्स प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑप्शन में जो है एक्टिव थे और पूरी उनके कांटेक्ट साथ हो रहा था, हर एक अपडेट उनको दिया जा रहा था। तो वो भी एक चिंता में थे कि हमारी सेनाएं जा रही है, ऐसा नहीं हो कि हमें कुछ क्षति हो जाए। और उनका पहला जो था ये कंडीशन थी कि भारतीय सेनाएं जाएंगी और जाके लक्ष्य को भेद कर तुरंत वापस आएंगी, हमें किसी प्रकार की क्षति नहीं चाहिए। तो एक चैलेंज था भारतीय वायुसेना के लिए भी और बहुत तरीके से इसको प्लान किया गया और अंजाम दिया गया। लेकिन जब अगले 2 दिनों बाद जब पाकिस्तान से प्रत्युत्तर आया और उनके एक जहाज से हमारे एक बाइसन जहाज MiG-21 जहाज पर मिसाइल लगी और इसके फलस्वरूप अभिनंदन को इजेक्ट करना पड़ा। पांडे जी, वो डर सामने आ गया है जिसके चलते पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। और कूटनीति की बात वो करते हैं, इमरान खान BS निगम साहब ज्यादा बेहतर समझेंगे कि कूटनीति 2 तरीके की हो सकती है। एक कूटने वाली नीति भी जो थी वो भारत अपनाने वाला था, मिसाइलें तैनात थी, अगर चल जाती तो बहुत कुछ हो जाना था, उनको ये बात बेहतर ढंग से पता थी। लेकिन आके दुनिया के सामने, और यहां पर भी कुछ जो डिजाइनर पत्रकार हैं जो कि दोगले लोग हैं, वो भी आके ये कह रहे थे कि भाई ये बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छा लीडर है कि भाई उसने एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। किसी ने ये नहीं समझाया कि भाई मिसाइलें वहां पर तैनात थी और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे थे कि मतलब अब जब आपका डिप्लोमेटिक चैनल ही क्लोज हो गया तो अगला तो एक युद्ध ही बचता है जो आंसर होता है। BS निगम साहब क्या कहेंगे? किताब बाहर आ गई, कई खुलासे हो चुके हैं। आपने तो कूटनीति की नई परिभाषा ही दे दी कि वो कूटने की नीति। बिल्कुल, रियली ये तो तैयारी थी। ठीक है, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें कोई छेड़े नहीं और छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये तो उनकी डे 1 से नीति थी, है ना। और भारत ने जो सही कहा मेरे पूर्व वक्ता ने कि भारत ने अपनी नीति भी बदली थी। जहां हमारी नीति ये थी कि नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर, वहां से हमने कहा कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे भी नहीं बैठे रहेंगे, वक्त आएगा तो हमने इसमें बदलाव की बात भी स्वीकार की थी। और एक चीज मैं और बताऊं, ये टेलीफोन जब वहां से गया था प्रधानमंत्री ऑफिस से जी, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनके यहाँ से जी, और रात भर लगे रहे वो लोग, तो बिसारिया जी ने तो फोन भी नहीं उठाया था शुरू। तब उनका एक बड़ा अधिकारी मिलने के लिए घर पे गया था। अच्छा। और घर पे जाकर के तब ये बात हुई थी कि भाई प्रधानमंत्री हमारे जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये डिप्लोमेसी होती है। बिल्कुल। ये नहीं है कि हाँ सीधा दिल्ली से पूछा गया पे क्या उत्तर दिया जाए। इतने हमारे डिप्लोमेट जो है वहां के वो मैच्योर थे, उन्हें पता था कि आधी रात हो गई है, प्रधानमंत्री दूसरे कार्यों में बिजी होंगे और वो चिंता देश की कर रहे होंगे, उन्हें और चिंता देने की जरूरत नहीं है। और भारत की तैयारी के बारे में तो जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं इनको पूरा पता ही था कि वो मिसाइल क्या, जो आपने अभी इशारा किया था कि नक्शे से मिट जाता, हमारी और भी तैयारी थी और आज भी हैं वो तैयारियां। बहुत सी निगम साहब, बहुत सी तैयारियां थी। हाँ, बिल्कुल, बहुत सी तैयारियां थी। और मेजर जनरल कार्की भी मेरे साथ हैं और यूके देवनाथ जी भी है। पर कार्की जी, बार बार याद आता है कि 9 मिसाइलें अगर थी तो क्या वो ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें कुछ हो सकती हैं? हमारे पास यहाँ एयरफोर्स के भी विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, इतनी दहशत 9 मिसाइलों की पाकिस्तान को हो गई और क्या किस लेवल पर वो एस्केलेट हो चुका था? क्योंकि अगर भारत रिस्पॉन्ड नहीं करता तो भारत को था कि ये हमारी इज्जत पे है, अब इन्होंने कोई गलती की तो इनको हम मिटा के ही छोड़ेंगे। कितना टेंशन वाला माहौल, पाकिस्तान का आर्मी चीफ वहां पर बैठा है, सबके माथे में पसीने आ रहे हैं और सब एकदम घबरा रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, चल जाती मिसाइल तो सारे मारे जाते। क्या कहेंगे कार्की जी? ये जो आपने बात कही है बिल्कुल सही कही है। और अगर आप ध्यान ले जाएं तो एक बार हम ब्रह्मोस पे डिस्कशन हुआ था, तब भी मैंने ये बात आपके चैनल पे ये जागर की थी कि उस समय जो पांव कांप रहे थे वो मिसाइल्स की वजह से कांप रहे थे। आज वो प्रिंट में भी आ गया है। तो समझने की बात ये है कि इसमें जब हमने पहली उन पे मार की थी, यानी कि जब हमने रिटेलिएशन की प्लानिंग शुरू की थी कि एयरफोर्स से हम स्ट्राइक करेंगे, ये हाईएस्ट लेवल पे था और पॉलिटिकल विल पूरे सपोर्ट के साथ थी। बिल्कुल, तीनों फोर्सेस को ये पता था कि कुछ होने वाला है और तीनों फोर्सेस की जो अपनी प्री मोबिलाइजेशन ड्रिल्स हैं, जो तैयारियां होती हैं, जो प्लान्स होते हैं, टारगेट लिस्ट होती है, डिप्लॉयमेंट होते हैं, उस पे काम शुरू हो गया था हर हेडक्वार्टर में। ये तो कोई कॉमन सेंस वाली बात है कि जब आप
दुश्मन के इलाके में जाने की तैयारी करोगे तो बाकी आपके जो असले और जो आपकी फोर्सेस है वो भी अपनी तैयारी करेंगे। ये नहीं पता कि कब होगा क्या होगा, लेकिन आप ये विश्वास कीजिए कि उस समय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के पास इतना पता था कि आप अपने ट्रुप्स को मोबिलाइजेशन मोड में ले आएं, आगे क्या होगा वो हम रोकें। तो स्थिति कार्की साहब, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी, लेकिन ये जो देवनाथ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एयरफोर्स का ये मसला था, क्या वो घटनाएं थी, क्या वो कड़ी थी जिसके बाद ये इतना सीरियस हो गया? मिसाइलों का अगर इस्तेमाल होना था, क्या वाकई हो सकता है ऐसी स्थिति में? और जिस तरीके से एक जो कहा जाता है उनके F-16 को गिरा दिया, ये हमारे पायलट्स की स्किल के बारे में क्या बताता है? दर्शकों को जरा ये भी समझाइए। हमारा शेर वहां पर अंदर गया, अंदर से वो सेफली बाहर में आ गया, भारतीय शेर वहां गया, वहां पर उनके साथ बैठा, उनको चाय पिलाई, चाय पी के उनके घर से वापस भी आया, मुंह पे थप्पड़ मार के आया। बिल्कुल देवनाथ जी, देवनाथ जी का ऑडियो, देवनाथ जी शायद आपका ऑडियो यहां पर म्यूट हो सकता है, आपका ऑडियो बिल्कुल एक बार फिर से। ठीक है, ठीक है, तब तक हम यहां पर ऑडियो चेक कर लेते हैं। देवनाथ जी का यहां पर ऑडियो नहीं आ रहा है। कार्की साहब, एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है, जो बिसारिया ने अपनी जो किताब में लिखी थी उनमें महत्वपूर्ण बात यह भी कही थी कि जून में उन्हें इस्लामाबाद से रात को 2 बजे एक कॉल आई। ये कॉल ISI के करीबी शख्स की थी। वहां पर उनको बताया गया था कि एक और हमले की जानकारी उनको, एक तो हमला जो आपके पुलवामा का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो एयर स्ट्राइक्स हुई उनके बाद इतना घबरा गया था कि ISI, वो खुद कह रहे हैं, इनपुट भारत को दे रही थी कि अलकायदा कश्मीर में हमले की प्लानिंग कर रहा है। और 23 मई को कश्मीर के त्राल में आतंकी जाकिर मूसा की हत्या हुई थी और इनपुट सही भी देने लग गया था पाकिस्तान। आपको क्या लगता है, वाकई पाकिस्तान को यह समझ में आ गया था कि अब हम दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो क्या मिसाइलें अब तो चली जाएंगी? कार्की साहब, देखिए शिवम, ये इतना बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा था, क्योंकि अगर आप पीछे को अपना दिमाग ले जाएं, जब बर्मा में, म्यांमार में हमने ये एक्शन किया था, एक सिमिलर एक्शन रेड हमारे पैरा कमांडोज ने म्यांमार बॉर्डर पे किया था, पाकिस्तान के जनरल और जर्नलिस्ट बड़े आराम से कहते थे म्यांमार है, पाकिस्तान में करके देखो तब देखेंगे। और जब पाकिस्तान पे खुद हो गया, वो बिल्कुल भौचक्के हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने सपने भी नहीं सोचा था कि अंदर आके हमको मारेंगे। तो उस समय उनकी दिमागी हालत ये थी, इंटरनेशनल मीडिया से वो अपना जो डैमेज था उसको छुपा रहे थे। 1 महीने बाद वो बालाकोट में इंटरनेशनल मीडिया को ले गए, जब उन्होंने पूरी उस जगह को ठीक ठाक प्लास्टर कर लिया। अपने उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था, हमारे उन्होंने बोला हमने 3 पैराशूट गिरे हैं और 2 इंडियन पायलट को पकड़ा है। उनमें से एक वो पायलट था जो पाकिस्तान का था और उनकी जनता ने उसी को मार मार के खत्म कर दिया था। तो अपनी इन झूठों को वो कवर करते करते इतने अचंभे हो गए थे। और इसके बाद जो उनको मोदी जी का समझ में आया, इंडिया की प्रिपेयर्डनेस और विलिंगनेस समझ में आई, तो उन्होंने अपने को दूसरे ऐसे किसी अटैक से बचने के लिए शायद कुछ एक दिनों के लिए उन्होंने बोला कि इस बला को टालने से। सब आपने ये बहुत बेहतर जिक्र किया कि वो उस जगह को उन्होंने वापस से रीफैब्रिकेट करने की कोशिश की। देवनाथ जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं आपके ऑडियो चेक के साथ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें उनसे जब सवाल पूछे गए तो ये भी सवाल पूछा गया था, क्या उस जगह को वहां पर उन्होंने कुछ और मिसाइलें मार के, पाकिस्तान ने कुछ बम विस्फोट करके ये दिखाने की कोशिश की थी कि भारतीय वायुसेना देखिए आई थी, उन्होंने स्ट्राइक किए थे, एनवायरमेंटल टेररिज्म कर दिया, पेड़ों को मार गिराया। खुद पाकिस्तान ने वो जगह फैब्रिकेट करके ऐसा माहौल बना दिया, डीके पांडे साहब भी समझ रहे होंगे मेरी बात को, और पूरी इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया कि हमारे यहां कुछ नहीं था। और इतना बड़ा 600 से ज्यादा रेसिडेंशियल अकोमोडेशंस की बात की जा रही है, छुपाएं तो छुपाएं कैसे? और क्या बुरा हाल किया था एयरफोर्स ने? सर देवनाथ जी। जी शिवम, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी, उस दिन जब भारत के मिराज 2000 ने बालाकोट पर स्ट्राइक की थी, तो हर कोऑर्डिनेट की जो जीपीएस लोकेशन थी वो बहुत एक्यूरेटली हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमारे पायलट्स को बताई थी। बिल्कुल। दूसरी बात है कि ये जो बॉम्ब है, स्पाइस बॉम्ब है, इजराइल से उस वक्त हमने लिया था। ये जब एक्यूरेटली जीपीएस टारगेट की तरफ जाता है तो बहुत ही अभेद्य और बहुत ही अचूक होता है। हमने जिन टारगेट्स पर अटैक किया था उनकी पूरी फोटोग्राफी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इंटेलिजेंस वजह से उस वक्त इनको रिलीज नहीं किया गया। एक और चीज है कि पाकिस्तान ने जो अपने पत्रकारों को अगले दिन, विदेशी पत्रकारों को अगले दिन दिखाने के लिए गए, वो जगह तो और कोई दूसरी जगह थी। तीसरी चीज मैं जो बताना चाहता हूं कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जब गए वहां पर, उन्होंने हमला किया, तो
F-16 को जो उन्होंने गिराया, उसके बाद जब वो शूट डाउन होकर जमीन पर उतरे तो पाकिस्तान में उनके ही लोगों ने बताया था उस वक्त कि यही आदमी है जो कुछ देर पहले हमारे लॉन्च पैड पर हमला कर रहा था। बिल्कुल। तो ये तो पूरा एविडेंस है हमारे पास कि शुरुआत से ही हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली उस पर अटैक किया। हाँ, ये बात अलग है कि अगले दिन सुबह पे पाकिस्तान एयरफोर्स को मेरे ख्याल से उनके जनरल साहिबान ने बुलाया होगा, डांटा होगा कि कुछ तो करो भाई। तो उनकी एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ भारत की भूमि पर आकर कुछ हमले करने की कोशिश किए। उन्होंने वहां पर हमारे कुछ आर्मी के जो फॉरवर्ड डिपोज हैं उस पर हमले करने की कोशिश किए, लेकिन उसमें वो बुरी तरह से नाकामयाब रहे। तो ये तो पाकिस्तान की हमेशा और देवनाथ जी, ये पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, आए दिन ये मुंह की खाता है। पाकिस्तान का अगर मैं इंट्रोडक्शन ही मैं अगर लोगों को दे दूं, 1 मिनट में आप सभी कर लूंगा, माफ कीजिएगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, इसको देश तो नहीं कहूंगा, ये आज भी इतिहास में जी रहे हैं। एक ऐसा देश जहां पर पंजाबी रहते हैं पर उनसे उर्दू बुलवाई जाती है। हमारे देश के जिन गद्दारों ने बंटवारा करवाया था उनमें बहुत से कम ही लोग हैं जो वहां पर गए होंगे। जो गए उन्होंने पाकिस्तान में पंजाबी बंद करा दी, उर्दू बुलवाते हैं वहां पर। और अब इनको यह भी नहीं पता, इनको ना तो ठीक से उर्दू आती है ना पंजाबी आती है, अंग्रेजी से इनका कोई खासा लेना देना है नहीं। जिन्होंने इनके पूर्वजों को मारा काटा, जिन्होंने बलात्कार किए, उनके नामों पर इन्होंने हथियारों के नाम रखे हैं, मिसाइलों के नाम रखे हैं। और ये कंफ्यूज्ड लोग हैं, भारत से गजवाए हिंद ये करना चाहते हैं। आपको बताऊं, वो बच्चों से वीडियोस बनाते हैं, इतना भर देते हैं अपने बच्चों को कि भाई आप हिंदू विरोधी बन जाओ, आप ये हिंदुस्तानियों से विरोध करो, भारत के दुश्मन बनाओ। और ये इनको ये नहीं पता कि इनके जिनके बाप दादा जो कुछ थे उनसे प्रेरणा लेते हैं और बोलते हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे। ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भारतीयों से नफरत करो, हिंदुओं से नफरत करो। इनके बच्चे वीडियो बनाते हैं, ये इंडियन आर्मी को कहते हैं कि हम इनसे गलियां साफ करवाने में इनको लगवा देंगे। इनकी बच्चियां वहां अब बोलती हैं कि अब्बू से कहेंगी कि गोवा में एक बड़ा सा घर ले लें। तो बेटा मैं आपको जवाब दे दूं, पाकिस्तानियों को, बच्चों, अभी आपके अब्बू जो है उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, आपकी फौज ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले तुम्हारे लिए वो आटा ले लें। इनके बच्चे ये भी कहते हैं कि पूरे मुल्क में बाथरूम बनवा देंगे भारत में, ये कहते हैं। ये आतंकवादी लोग हैं। और इनके बच्चे कहते हैं कि आरएसएस को दहशतगर्दी बताने लग जाते हैं, मुसलमानों की हत्याओं का बदला लेने की बात ये कहते हैं। और दुनिया के सारे आतंकी संगठन यहां पर रहते हैं। बच्चों को मैं ये भी बता दूं, आपके फौजी पापा यानी चीफ और आर्मी स्टाफ का हाल ये था। ये न्यूज रिपोर्ट के बाद में बताऊं, अयाज सादिक ने पार्लियामेंट में कहा था कि पाक आर्मी के चीफ आए थे, शाह महमूद कुरैशी थे, पैर कांप रहे थे, पसीना माथे पर था और बोल रहे थे आपको खुदा का वास्ता इसे छोड़ दो क्योंकि 9 बजे रात को इंडिया ने अटैक कर देना है। ये याद रखो। भारत को मैं आपको बताऊं, भारत ने कितनी बार मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। भारत ने 47 में तुम्हें हराया, 71 में तुम्हारी पूरी फौज ने हथियार डाल दिए थे, 99 में करगिल में तुम्हें नानी याद दिलाई थी, बालाकोट में ठुकाई की थी और सर्जिकल स्ट्राइक से तुम्हारी फौज की हालत खस्ता की गई थी। इसलिए यह ख्वाब छोड़ दो और पढ़ाई लिखाई करो। डीके पांडे जी, यह मैसेज तो मेरा पाकिस्तान के लिए था, लेकिन आप ज्यादा बेहतर अब यह समझाएंगे कि भाई वहां की तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर अब फेल हो चुका है। वहां पर फौज कहती है हम चलाएंगे, उनके जनरल सारे तमाम बड़े लीडर विदेश में जाते हैं, करप्शन करते हैं, लाखों लाखों रुपए, करोड़ों करोड़ रुपए की हेराफेरी रोज होती है, 100-100 एकड़ के उनके अपने फार्म्स होते हैं। और यहां पर आप देखिए, आप बैठे हैं, यहां मेजर जनरल कार्की बैठे हैं, देवनाथ जी बैठे हैं, एक घर हमने बना लिया, बहुत बड़ी कीमत हमारे लिए है। ये हमारी देश की कुर्बानी, और वो जो खुद को बताते हैं कि हम देश के फौजी हैं। क्या कंपैरिजन करते हुए बताएंगे पांडे साहब? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही चर्चित वाक्य है कि हर देशों के पास एक सेना है और पाकिस्तान में सेना के पास देश है। तो ये अपने आप में बहुत सारगर्भित वाक्य है और इसमें बहुत कुछ कहता है, स्पीक्स वॉल्यूम्स कहते हैं जिसे। तो वहां के कभी उन्होंने सही दिशा में कदम उठाए होते तो शायद वो भी तरक्की कर जाता जैसा कि भारत ने किया। उन्होंने कभी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। जब आप सोचिए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बच्चों को आप मिसगाइड कर रहे हैं, सही इतिहास नहीं दिखा रहे हैं, जिनकी बुनियाद ही गलत होगी, तो सोचिए इमारत कैसी खड़ी होगी। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान अभी भी जो बद से बदतर की स्थिति पहुंच रहा है। और जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं ने और भारतीय, देखिए मैं कहूंगा कि बालाकोट और ये घटना जिसका जिक्र किया बिसारिया साहब से मेरी मुलाकात हुई थी पिछले 2 हफ्ते पहले। हम लोग एक सेमिनार में मिले थे और वो जिक्र कर रहे थे किताब उनकी आने वाली है। तो ये बताते हैं कि किस प्रकार से चीजें जो है वहां पर लोगों को गुमराह किया है और जो भी कुछ प्रोपेगेंडा है वो बिल्कुल बनाने का प्रयास किया जाता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है वही करती है। कोई भी अगर ध्यान देता तो आज जो बदतर हालत है, $10 बिलियन उनके पास बचे हैं और IMF से लोन लेने के लिए इनको कहां भागना पड़ रहा है।
जो आर्मी चीफ है मुनीर, वो कहाँ भाग के गए और कुछ पैसे का उन्होंने इंतजाम किया, और चीन जो उनका बहुत प्यारा दोस्त है वो किस प्रकार से उनको डेट ट्रैप में ले रहा है, क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है। जो अगर वो बहुत ज्यादा अपने आप को कहते हैं, इजराइल को कहते हैं हम समर्थन नहीं देंगे क्योंकि वो हमास जो कि मुस्लिम्स हैं उनके विरोधी हैं, और चीन में क्या हो रहा है, वो बेगर जो मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ क्या हो रहा है, उसके बारे में वो आंखें बंद हो जाती हैं। तो कहने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है, नीति हमारी कुछ और है। ऐसे व्यथित तरीके से आप कोई देश आज तक तरक्की कर नहीं पाया और ये भी नहीं कर पाएंगे। जहां तक बात है कि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पुस्तक का, उसमें कई सारी और भी चर्चा की गई है। इस प्रकार से आगरा समिट में मिस्टर मुशर्रफ ने जो है, मिस्टर मुशर्रफ इसलिए कहूंगा कि उन्होंने अगर जनरल की तरह काम किया होता है, एक फौजी जनरल किसी भी सेना का हो, वो एक अपना एक डिग्निटी मेंटेन करता है। उन्होंने ऐसे उसको अवॉर्ड कराया है, मिशन को टोटल जो आगरा समिट था उसमें उन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया और अपनी एक बड़ी इमेज बनाने की कोशिश की। तो पुस्तक में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों की आंख खोल देंगी, किस प्रकार से कूटनीति और सैन्य नीति दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को बता दिया कि अब आप जो है हमको हल्का मत समझिए, हम जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और आप जो है सही रास्ते पर जाएंगे। आपने महत्वपूर्ण बात की, बिल्कुल साथ निभाना चाहते हैं, आप भी दोस्ती के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल बीएस निगम साहब, ये बात जो आपने भी मुझे बताई, बार बार वो फोन कर रहे थे, लेकिन भारत की स्थिति इस बार साफ थी कि अगर इन्होंने पायलट को वापस नहीं किया, पहले तो बहुत अकड़ दिखाई पाकिस्तान ने, एक नाटकबाजी जो हमेशा से करते हुए आ रहे हैं उन्होंने बहुत की, लेकिन उसके बाद वो समझ गए कि भाई अब भाई साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, अब फोन नहीं उठा रहे हैं तो कहीं मिसाइल का बटन ना दबा दें। क्या डिप्लोमेसी में बदलाव आया? पिछली रिजीम को आप देखें, इस रिजीम को देखें कि भाई अब फोन ना उठाना, भाई इससे खतरनाक और चीज कुछ नहीं थी, कुछ नहीं किया, बातचीत करना हमने यहां पर बंद कर दी, और उनको ये मिसाइल उन्होंने कहां से उनको इंटेलिजेंस मिली वो तो रक्षा विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन फोन नहीं मैं उठा रहा हूं, उन्होंने बिल्कुल, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया और वो कह रहे नहीं भाई अब गेम खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। बीएस निगम साहब, क्या स्थिति रही होगी, आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे। उस वक्त की जो हालात थी, अगर हम दोबारा उसमें जाने की कोशिश करें तो ये रियलाइज होगा कि दोनों ही तरफ बहुत बड़ी टेंशन थी। हमें टेंशन ये थी सिर्फ एक छोटी सी, कि वो हमारे अभिनंदन को वापस करेंगे, किस रूप में करेंगे, क्योंकि अब तक जो वहां से लोग आए थे वो कोई अच्छे लोग नहीं आए थे, बिल्कुल वहां से म्यूटिलेटेड बॉडीज आई थी। तो हमें ये अंदर से डर भी था, है ना, और हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि वो कितना झुकता है। और जब वो इतना झुक गया कि जैसे आपने बताया कि पैर कपकपाने लगे, पसीना आने लगा, और आपने तो एक बहुत बढ़िया बात बताई पाकिस्तान के बच्चों के लिए। अगर आप उसमें शिवम जी ये भी कह देते कि पाकिस्तान का जन्म नफरत से हुआ है ना, वो कोई इतिहास से नहीं हुआ है, उनका इतिहास तो 1947 से शुरू होता है, और भारत का इतिहास जिसका पाकिस्तान हिस्सा था वो तो सनातनी है, बिल्कुल यहां से शुरू होता है। हाँ, अगर एक बात जरूर है कि अगर पायलट हमारा वापस नहीं किया होता तो पाकिस्तान होता ही नहीं, और हम किसी भी हद तक जाने के लिए स्वतंत्र थे। जो मोदी जी ने कहा था कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर चुका है, उनके शब्दों के वजन को देखिए, उनकी भाषा की गंभीरता को देखिए, जो उन्होंने उस वक्त कहा था। बिल्कुल तो पाकिस्तान समझ गया था। बिल्कुल निगम साहब, वो गंभीरता पाकिस्तान जैसा एक, मैं साफ तौर पर कहूं तो एक गुंडा देश अगर इस बात को समझ गया तो ये मैसेजिंग है, हम सभ्य लोग हैं, हम भारतीय, हम हिंदू, हम सभ्य लोग हैं, सभ्य तरीके से हमने बड़े प्यार से एक आपका फोन नहीं उठाया और 9 मिसाइलें लगा दी, आपको आपकी हैसियत बता दी पाकिस्तान को। लेकिन कार्की साहब, एक बातचीत उसके बाद भी इमरान खान ने कोशिश की कि भाई आप देखो, मोदी जी से उनसे बात चर्चाएं होती हैं कि भाई इतने साल हो गए, आप बार बार लड़ते हैं, आप हारते हैं, आप बर्बाद होते हैं, ना आपकी इकोनॉमी सुधर रही है, ना आपकी फौज अच्छी हो रही है, ना बच्चे आपके सही हो रहे हैं, कुछ भी, आपके पूरे देश का बेड़ा गर्क होता है। लेकिन परेशानी यह है कि वो बचाएं किससे पाकिस्तान को आर्मी से बचाएं, ISI से बचाएं, वहां की सरकार से बचाएं, या वहां के मौलवियों से बचाएं, कट्टरपंथियों से बचाएं किसको और किसके हाथ में दें? मैं तो वही कहता हूं पाकिस्तान को वापस भारत को दे देना चाहिए। कार्की साहब। शिवम, ये बड़ा अच्छा पैराडॉक्स जिसे बोलते हैं ये है कि पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो किससे बात की जाए, हुकूमत किसके पास है, जिम्मेवारी किसके पास है, लेकिन करता कौन है? अमेरिका वाले तो बड़े क्लियर हैं, वो सीधे जनरलों से बात करते हैं, बाकी लोगों को वो वैसे ही मिल लेते हैं कि भैया आर्मी ही चला रही है तो आर्मी से ही बात करते हैं। बाकी वहां पे जो आर्मी वाले हैं, आर्मी को ISI को साथ में रखना पड़ता है, उधर पे जो फंडामेंटलिस्ट हैं और उनके जो ये है आपके हाफिज सईद जैसे, ये अपने में एक अलग से ताकत है। अगर आर्मी ज्यादा नहीं उनका कहना मानती है तो तहरीक लब्बैक जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, TTP जैसे है, वो उनका जीना हराम कर देती है, उनसे उनको मिलाप करना पड़ता है, जैसे फाटा में हो गया, बाकी जगह हो गया।
तो ये देश जो है ये एक ऐसा देश नहीं है जो कि एक अच्छी सॉवरेन कंट्री की तरह चले। इसमें हुकूमत चलती है, फौज की जवाबदारी होती है प्राइम मिनिस्टर की। अगर प्राइम मिनिस्टर फौज की बात नहीं मानता है तो प्राइम मिनिस्टर को ही चेंज कर देते हैं। तो ऐसे में जो एलीट है, और इनका ऐसा है जो इनका डेमोक्रेसी भी है, ये सिर्फ अपने ऊंचे तबके के जो एलीट पुराने जमींदार नवाब लोग हैं उन्हीं के बीच में, उन्हीं की परिवारों में ये पलते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो और ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे के सारे वो एक ही लेवल के लोग होते हैं। और उन्होंने बाकी जनता को जो है वो भगवान के, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है। जो पैसा आता है वर्ल्ड बैंक से आए, IMF से आए, चाहे चाइना से आए, वो सब के सब इनके फॉरेन अकाउंट में जाता है। किसी भी एलीट का पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, पुलिस या जुडिशरी का पाकिस्तान में नहीं पड़ता है, ना नौकरी करता है। इनके सारे मकान दुबई में हैं, लंदन में हैं, या उनके सारे बच्चे जो है वो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक कोर कमांडर थे जिनको पापा पिज़्ज़ा कहते थे, उनके तो वहाँ पे पिज़्ज़ा की होटलों की चेन चल रही थी USA में, और वो CPEC के मेन सलाहकार थे, और उनकी सारी की सारी बिजनेस चल रही थी अमेरिका में। वैसे भी 21 सेक्टर्स में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, मतलब उनके बिजनेस हाउसेस हैं जो कि बिना टैक्स की पे किए सारे काम करते हैं। फौजी फाउंडेशन हमने नाम सुनाई है। इसके अलावा आप देख, सैनिटरी पैड से लेके बॉर्नविटा से लेके आपके जो कुछ करना है, ट्रांसपोर्ट हो गया, कुछ भी होगा, उनकी अपनी वेलफेयर एजेंसी चलाती हैं, किसी के लिए जवाबदार। जब ऐसे वहां के हुक्मरान हैं जो सिर्फ पैसा अपने लिए कमाते हैं और फॉरेन में बेचते हैं, आज तक कोई भी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर करने के बाद पाकिस्तान में नहीं रहा। या तो वो अल्लाह को प्यारा हो गया, या फिर इंग्लैंड में जाके एग्जाइल में चला जाता है। वही उनके आर्मी चीफ का भी है। वो ताज्जुब करते हैं कि ये हिंदुस्तान कैसा देश है जहां पे पुराने प्रधानमंत्री आप जितने देख लो, पुराने आर्मी चीफ देख लो, वो सब यहीं रहते हैं, और सब के सब रहते हैं। एक मकान होगा मैक्सिमम, जिसके बाद एक मकान और एक फ्लैट होगा, उसके आगे सबके एसेट्स डिक्लेयर्ड है। ये उनके समझ में नहीं आता। लेकिन यही समझने की बात है कि आज भारत कहां पे है और आज पाकिस्तान किधर पे है। इनके जो लीडर हैं वही उनको जो है अपनी तबाही की ओर बड़ी स्पीड से ले जा रहे हैं। कार्की साहब ने बहुत महत्वपूर्ण यहां पर जिक्र किया कि पापा पिज्जा का नाम इन्होंने बताया। पाकिस्तान में पापा पिज्जा भी हैं जो वहां पर पिज्जा के बिजनेस में भी है, और क्या नहीं बनाते ये लोग, किस सेक्टर्स में हैं, और सैनिटरी पैड भी बनाकर ये बेच रहे हैं। देवनाथ जी, आपका नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है, लेकिन मैं आपसे ये महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि अब मालदीव्स का जब जिक्र हुआ तब भी कार्की साहब मेरे से जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि कट्टरपंथी वहां के बच्चों को मालदीव्स के, क्योंकि ये भेजते थे पढ़ने के लिए पाकिस्तान में, वहां पर उन्होंने कुछ और ही पढ़ा दिया, उनको कट्टर बना दिया। अब इसमें दो चीजें एंगल यहां पर भी आती हैं, चाहे वो आप बालाकोट का जिक्र कर लीजिए, चाहे जितने भी हमले पाकिस्तान वहां पर करता है। अब चीन का बहुत बड़ा हाथ वहां पर है। क्या चीन आगे भी ये जो अपनी प्रक्रिया अपना रहा है, क्योंकि चीन में भी, अब मैंने लेटेस्ट खबर सुनी थी कि उनके मिसाइल के साइलोज में जहां फ्यूल भरना था वहां पानी भरने की खबर सामने आई थी, इतना करप्शन वहां पर हो चुका है। क्या स्थिति है चीन की और पाकिस्तान की, वो कितनी मदद कर पाएगा और ये कब तक चलेगा नाटक? जहां तक चीन की बात है, ये जग जाहिर है कि चीन की टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा विकसित नहीं है। हाँ, वो क्या करते हैं कि दुनिया भर से टेक्नोलॉजी चुरा लेते हैं, और टेक्नोलॉजी को चुराने के बाद वो चीन में रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। एक और चीज जो जग जाहिर है कि चीन के जो युवा हैं वो जो अच्छी तरह से पढ़ जाते हैं वो विश्व ले जाते हैं, चीन में काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कि चीन जो है कोशिश कर रहा है कि दुनिया में अपना दबदबा कैसे बढ़ाए, इसके लिए उसने अपने 2-4 को डाला हुआ है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब चीन बहुत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के जरिए भारत पर दबाव डाले। पाकिस्तान भी बहुत उम्मीद कर रहा है कि शायद भारत को नीचा दिखाने में चीन उसकी मदद करेगा। अब एक और चैप्टर चालू हो गया है मालदीव्स का। मालदीव जो है शुरू से ही भारत का बहुत ही अभिन्न और मजबूत दोस्त रहा है। ये आपका जिक्र देवनाथ जी बिल्कुल बहुत सही था, लेकिन थोड़ा सा आपका नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं क्लोजिंग कमेंट डीके पांडे जी आपसे लेना चाहता हूं। बीएस निगम साहब ने पूरा विस्तार से समझा दिया कि अब पाकिस्तान छोड़िए, चीन में करप्शन इतना आ गया है, कब तक ये आर्थिक रूप से दूसरे देशों की मदद कर पाएगा और कब तक खुद को बचा पाएगा। भारत को अगर कहीं से चिंता थी, पाकिस्तान जैसे कितने भी देश हैं हम निपट लेंगे, लेकिन चीन अगर मददगार होता, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मिसाइल के साइलों में पानी, फ्यूल की जगह पानी, ये तो हंसने वाली बात हो गई, लेकिन ये क्या हो रहा है चीन में?
देखिए, चीन की नीति जो है वो शुरू से ऐसी रही है कि हम आगे बढ़े, और हम चीन की हमें एक तारीफ करता हूं कि 10 सालों तक उनकी जो ग्रोथ रेट उन्होंने 10% रखा है, जीडीपी ग्रोथ रेट 10% थी, जो कि इतना आसान नहीं है। और शायद जो आज पूरे विश्व में वो दूसरे स्थान पर उसकी इकोनॉमी, उसका रीजन यही है कि उन्होंने डेवलपमेंट किया। उस डेवलपमेंट को अभी वो मिसयूज कर रहे हैं। दिक्कत ये है, अगर उसका सही इस्तेमाल करते, सोचिए उनका जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो 77 देशों के साथ है, और उसमें से 4 या 5 देशों के साथ ही चल पा रहा है। क्यों? अगर उन्होंने जो नीतियां अनाउंस की उसको फॉलो नहीं किया, और हमेशा कोशिश की कि अपना जो है अध्यात्मिक जो है वो प्रभुत्व। बिल्कुल। और ये बिल्कुल समय का अभाव। पांडे जी, मैं आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका, BS निगम साहब आपका, देवनाथ जी आपका, और अभिकारकी जी आपका, तमाम गेस्ट हमारे पैनल जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बहुत विस्तार से समझाया। और हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देशों की, तो वहां पर श्रीलंका भी आता है, पाकिस्तान जैसा एक ऐसा देश, हमारा दुश्मन देश भी आता है, जो और चीन का समर्थन भी वहां पर आता है। लेकिन लोग कहते हैं कंपैरिजन चीन से करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये समझिए कि चीन में डेमोक्रेसी नहीं है। क्या आपको तरक्की वैसी चाहिए जहां पर आपके पास डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पर आपको वोटिंग राइट्स उस तरीके से ना मिलते हो, आप जरा सा कुछ गलती कर दें आपको मरवा दिया जाए, ऐसे देश में रहना चाहते हैं, या उस देश में रहना चाहते हैं जहां पर तरक्की भी ठीक ढंग से हो रही है और लोगों को अधिकार भी बहुत सारे मिल रहे हैं? तो ये बड़ी खबर आज जिस पर हमने कवरेज की थी कि कैसे पाकिस्तान में हाथ पैर तो कांप रहे थे, उस पर मोहर लग गई थी, कैसे भारत अगर 9 मिसाइल मार देता तो पाकिस्तान नक्शे से साफ हो जाता। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। जय हिंद।